देखिए, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें, नेपाल के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दो मुख्य मांगे लेकर वो सड़कों पर हैं। पहला है कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वापस नेपाल में लागू की जाए, और दूसरी इनकी मांगे हैं कि नेपाल जो 2008 में बदलकर सेक्युलर राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, उन्हें हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और किंग ज्ञानेंद्र को ये लोग चाह रहे हैं कि राजा बना दिया जाए। तो ये पूरा नेपाल का प्रकरण है, पड़ोसी देश है हमारा, और खासा भारत की जो है नजरें हमेशा से नेपाल पे बनी रही है। संबंध भी अच्छे हैं, बीच बीच में कभी कभी खटास बन जाती है। इस पूरे मुद्दे पर आज हम बातचीत करने वाले हैं मेजरली राइट पे। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कश्यप, आप देख रहे हैं मेजरली राइट। और इस पूरी बातचीत को करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर गौरव आर्या। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, नेपाल से शुरुआत करेंगे। नेपाल जी पर ही बातचीत आज हमारा मुख्य मुद्दा है बातचीत करने का। जी। नेपाल में विद्रोह की भावना भड़क गई है, लोग सड़कों पर हैं, और उनकी जो मैंने शुरुआत में इंट्रो में ही बताया कि मांगे हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, और कई मांगों को लेकर ये लोग हैं। किंग ज्ञानेंद्र को चाह रहे हैं राजा बना दिया जाए। इस प्रकरण में आपका क्या टेक है? देखिए, ऐसा है प्रेम, टॉपिक बहुत अच्छा है जो आपने चूज़ करा है। मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले भी नेपाल था हिंदू राष्ट्र, हम्म, बाद में सेक्युलर घोषित कर दिया गया। हम्म, अब फिर जो लोग आए हैं, लोगों ने देख लिया है इतने सालों में कि एक सेक्युलर देश में क्या होता है। चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, चाइनीज़ इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है नेपाल में, हम्म, जिसको हम हिंदी में या उर्दू में दखलंदाजी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी। जब प्राइम मिनिस्टर ओली थे, तब लोग ये कहते थे कि चाइनीज़ एम्बेसी जो है वहाँ से नेपाल चलता है। एक्चुअली पार्लियामेंट वही थी नेपाल की। लोग कहते हैं ऐसा, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि ऐसा होता था। तो लोगों के मन में बड़ी भावना थी कि यार चीनी जो है हमारे देश में इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं। एक आम नेपाल के नागरिक को कभी ये नहीं लगा कि भारत इंटरफेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने कभी इंटरफेयर करा नहीं, और हमारा हक है यार। ठीक है, कैसे हक है हमारा, मैं बताता हूं। हर एक नेपाली है वो भारतवासी है, और हर एक भारतवासी नेपाली है। हमारे हजारों साल पुराने रिश्ते हैं। पहली बात तो लोगों को यह पता लग जाए कि ये जो पूरा हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, या किंग ज्ञानेंद्र को दोबारा मोनार्कियल सिस्टम की आपने बात करी, ये है क्या। देखिए, सीता मां कहां की रहने वाली थी? नेपाल। और प्रभु श्री राम का ससुराल क्या था? नेपाल। तो नेपाल हमसे अलग थोड़ा ना। हाँ, नेपाल एक एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन हर एक नेपाली का भारत के ऊपर अधिकार है, और हर एक भारतवासी का नेपाल के ऊपर अधिकार है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू में, नेपाल में। तो हमारी तो भावनाएं जुड़ी हैं, धार्मिक भावनाएं सबसे बड़ी बात है। देखो, जियो स्ट्रेटजी, चाइनीज इंटरफियरेंस, इंडियन इन्फ्लुएंस, ये सब बाद की बातें हैं, ये सब बाद की स्टोरी है। तो अभी की स्टोरी है 70-75 साल की स्टोरी। जो कहानियां पुरानी चली आ रही हैं, जो हमारे माँ बाप ने हमें सुनाई, उनके माँ बाप ने उनको सुनाई, हम बात कर रहे हैं रामायण की। तो हमारा रिश्ता तो तब से चला आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि नेपाल में जो राजा है, उनको विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। उनको कई लोग विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, और राजा को पूजनीय माना गया है। एक तो वो है कि उन्होंने माननीय माना गया है, रिस्पेक्टेबल, सुप्रीम। यहां पे अलग है नेपाल में। उनको बोला है कि ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। और जो चाइनीज इंटरफेरेंस है, जो आम नेपाली है वो बड़ा दुखी है। इनकी ये नेपाल की आइडेंटिटी हिंदू है। नेपाल की आइडेंटिटी हर समय, नेपाल अकेला दुनिया में हिंदू राष्ट्र था। एक जमाना भारत भी नहीं था। भारत में 85, 83, 84% हिंदू हैं। भारत कभी नहीं था। नेपाल हर समय हिंदू राष्ट्र ही था। वो बीच में खुद आके सेक्युलर बने वो, पर उन्होंने देख लिया अभी प्रचंड है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, बेड़ा गर्क कर रखा है, चाइना की जेब में बैठा है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की। केपी शर्मा ओली थोड़ा एक्सट्रीम था, उसके बारे में उल्टी सीधी कहानियां भी नेपाल में बड़ी थी, लेकिन थोड़ा सा प्रचंडा ने कोशिश करी है कि बैलेंस करे, लेकिन ही इज वेरी क्लियरली प्रो चाइनीज। अब लोग पसंद नहीं करते। और नेपाल जो है वो हिंदू धर्म का गढ़ है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जिस देश में पशुपतिनाथ मंदिर हो, वो गढ़ तो होगा ही होगा। सही बात। ठीक है। अब अयोध्या क्या हिंदू धर्म का गढ़ नहीं है? नहीं है, बेस है, आधार है। आधार है। आप भारत से अयोध्या को कैसे अलग कर सकते हैं? उसी प्रकार से आप पशुपतिनाथ को नेपाल से अलग कैसे कर सकते हैं? तो लोगों की आस्था है, लोग पले बड़े हैं, उनके कई 100 जनरेशन, कई पुश्तें वहां पे जी हैं, मरी हैं।
आगे बढ़ा है पूरा वो देश, तो वहाँ पे बहुत एक आस्था है हिंदू धर्म को लेके। मैं तो मिल रखा हूँ नेपालियों को जो वहाँ से आए थे, वी मेट देम, और वो कहते थे, तब कहते थे आज से 4-5 साल पहले, तब से उनका ये मानना था कि हमने करना है ये। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि 2008 में मोनार्कियल फॉर्मेशन खत्म हो गई। ये जो मोनार्कियल था 2008 में इसको एबोलिश कर दिया गया, हट गया। इसके बाद वहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो कुछ सही नहीं रहा सर। लोग 10-10 बार गवर्नमेंट बदली है वहाँ पे, है ना, लगातार, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई नहीं। लोगों में बैंक में जो पैसे दिए थे, लोगों ने बैंक के पैसे ही गायब हो गए। देखिए ये ऐसा जी, परेशानियां लोगों को ने फेस की है। नहीं आप ठीक कह रहे हैं प्रेम। देखिए ना, बात हाँ, ये होती है कि जो लोग बात करते हैं ना रेवोल्यूशन की, हाँ, भारत में भी लोग बात करते हैं रेवोल्यूशन की, कि ये होगा, इनकलाब होगा, ये होगा। जब तक इनकलाब नहीं होता है तभी तक इनकलाबी चढ़ा रहता है। जिस दिन इनकलाबी से ये पूछो कि बेटा अब सरकार बनानी है, तो फेल हो जाता है, क्योंकि वो हर समय इनकलाब मोड पे रहता है। भारत में भी कई पॉलिटिशियन हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स का डिस्कशन नहीं करते हैं, पर भारत में ही कई ऐसे बड़े मशहूर पॉलिटिशियन हैं जो हर समय एजिटेशन के मूड में रहते हैं, हर समय इनकलाब के मूड में रहते हैं। वो स्टेट नहीं चला पाते, वो उस जहाँ पे उनको वोट मिला है उस जगह को चला ठीक से नहीं पाते, पर वो 24 घंटे प्रोटेस्ट और इनकलाब के मूड में, क्योंकि वही उनका यूएसपी है। तो ये जो गवर्नमेंट आई है, चाहे वो केपी शर्मा ओली की हो, चाहे वो प्रचंड तो हार्डकोर कम्युनिस्ट था, इन्होंने हर समय एक एडवर्सरियल, जिसको कहते हैं ना, कि देखिए आप, अगर मैं हिंदुस्तान में बैठ के, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर मैं भारत में बैठ के नेपाल को बुरा बोलूंगा तो कोई भारत में बिलीव नहीं करेगा। अगर मैं पाकिस्तान को 4 गालियां दूंगा लोग मान लेंगे हाँ ठीक, मैं चाइना को गाली दूंगा हाँ, मैं किसी भी और देश को उल्टा सीधा बोलूंगा लोग बोलेंगे ठीक है, मैं नेपाल को उल्टा सीधा बोलूंगा लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडिया में, क्योंकि नेपाल के साथ रिश्ता अलग है बिल्कुल, ठीक है, वो भाइयों वाला रिश्ता है। सिमिलरली अगर नेपाल में अगर आप भारत को गाली देंगे तो हो सकता है वहां की सरकार बाय इन करे, वहां का आम आदमी कभी बाय इन नहीं करेगा। तो जैसा मैंने बोला कि दे वर्शिप द किंग इन नेपाल, मेनी पीपल, अभी पुराने लोग, अभी भी बहुत मान्यता है, और हमारे टाइम पे तो बहुत पहले की बात है, महाराजा वीरेंद्र होते थे जो महाराज होते थे वहाँ पे, शाह डायनेस्टी थी बहुत पुरानी, जिनकी राजाओं के साथ लड़ाई भी हुई थी, और दे यूज्ड टू वील्ड द रियल पावर एज प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल। तो ये सब हुआ बाद में, उनका राजपाट भी चला काफ़ी साल। तो ये जो पूरे लोग अब जो कह रहे हैं ना नेपाल में, दे वांट टू गो बैक टू द रूट्स, क्योंकि एक कंफर्ट था अतीत में, चलो यार वहाँ पे कंफर्ट है। ये चाइना जो कर रहा है ना, आपने बोला कि यार एक साल में 10-10 सरकारें, क्यों होता है ऐसा? जिसको चाइनीज समझ नहीं आया उसने बात नहीं मानी, उसको निकाला, अच्छा वो नालायक, उसको निकालो, उसको निकालो, उसको निकालो। ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो सड़क पे आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार तुमने हमें डेमोक्रेसी तो दी, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल होता है। ना ये फॉर द पीपल है, ना ये ऑफ द पीपल है, ना ये बाय द पीपल है, राइट? आपने कुछ पॉलिटिकल जिगरी बुगरी करी और आपने बना दिया एक को कि तू प्रधानमंत्री, कल तू, परसों तू। वेयर इज द विल ऑफ द पीपल? आज की तारीख में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज देयर बिकॉज ऑफ द विल ऑफ द पीपल। वो प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि 140 करोड़ लोग, माफ कीजिएगा, 140 करोड़ लोग उनको अपना लीडर मानते हैं दिल से, इसलिए वो भारत के प्रधानमंत्री। कहानी खत्म हो गई। वहां पे ऐसा नहीं है नेपाल में, नहीं। और अभी ऐसी पॉलिटिकल सिनारियो है कि कब कौन किसके पाले में चला जाता है पता नहीं। केपी शर्मा ओली क्या पता कि अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बना ले। तो ऐसी जो है सिनारियो वहाँ पर बनती रही है इन 10 सालों में, जैसा हमने डिस्कस किया। लेकिन अब देखिए बात ये आता है सर कि लोग कह रहे हैं, वहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें 1990 वाला कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हम आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि सेक्युलर स्टेट बनने के बाद उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, वो नहीं चाहिए। जो 1990s में हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते थे, हम वही मानेंगे। और इसके लिए बहुतायत संख्या जो है सड़कों पर है। नहीं देखिए, बात यह है कि राजा के पास एक जमाने में एग्जीक्यूटिव पावर हुआ करता था नेपाल में। अब बोला कि राजा तो है, लेकिन राजा एक टिट्यूलर टाइप का हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वील्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। लोग सिर्फ उस प्रथा को उलटना चाहते हैं। राजा के पास अपना प्राइम मिनिस्टर हो। जो मराठा राजा थे, मराठा राजा जो थे, पेशवा जो थे उनके अंडर, वो पावरफुल होते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी तो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति संभाजी तो छत्रपति संभाजी महाराज थे, वो तो थे ना, वो तो टॉप पे थे ना। तो वही चीज नेपाली क्या बोल रहे हैं? नेपाली लोगों का यही कहना है कि राजा होना चाहिए, राजा के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, और बाकी लोगों को प्राइम मिनिस्टर भी हो। एंड अभी क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इज
एग्जीक्यूटिव में ही इज द सुप्रीम, हम्म। वो मना कर रहे हैं उस चीज को उलटना चाह रहे हैं नेपाली लोग। और ये प्रचंडा के साथ ये है कि केपी शर्मा ओली उन लोगों प्रोटेस्टर के साथ आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं और अब प्रचंडा के खिलाफ हैं। कहीं ये पॉलिटिकल सिनारियो भी तो आपको नजर नहीं आ रहा है सर? तो पॉलिटिकल तो है ही सिनेरियो, सारा सिनेरियो पॉलिटिकल है, थोड़ा बहुत नहीं पूरा। देखिए कैसे? देखिए बात ये है कि ये जो केपी शर्मा ओली है, ये तो थाली का बैंगन है, कभी इधर से कभी उधर। ये बीच में प्रचंडा के साथ था, पहले खिलाफ था, फिर साथ हुआ, फिर खिलाफ हो गया। तो ये एक ही बंदा, एक तो है ना कि बंदा पार्टियां बदलता है, ये उसी पार्टी में रह के अपनी 4 बार पार्टी की आइडियोलॉजी बदल देते हैं वहां पे नेता, और ये लोग देख रहे हैं, राइट। देखिए नेपाल के ना कई चैलेंजेस हैं। नेपाल का एक चैलेंज तो ये है कि एक तरफ इंडिया बैठा है, एक तरफ चाइना बैठा है, और दोनों की खटपट है नेपाल को लेकर। ये बात सही है, मैं एज एन इंडियन मानता हूँ खटपट है। दूसरी चीज़ है कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेपाल के पास ट्रेड रूट जो है, अब जो भी ट्रेड होगा इंडिया से होगा। नेपाल इतना मैन्युफैक्चर नहीं करता है। भैया आप चाइना को क्या एक्सपोर्ट करोगे, आप बताओ। आप मैन्युफैक्चर क्या करते हो जो चाइना को चाहिए? चाइना तो हर चीज़ बनाता है। तो चाइना के साथ जो उसकी ट्रेड है वो वन वे है। चाइना के साथ जो आपकी ट्रेड है वन वे है। और दूसरी चीज़ है कि चाइना उस तरीके से नौकरी और जॉब्स में वेलकम नहीं करता जिस तरीके से इंडिया करता है। इंडियन आर्मी में गोरखा राइफल्स है। तो यार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, जो हमारे रिश्ते बन चुके हैं नेपाल के साथ, जो नेपाली लोगों के साथ रिश्ते बन चुके हैं, वो एक अलग लेवल के हैं। और ये देखिए, ये जो है ना, आपने बात करी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, पुराना वाला अपना चाहिए, और आपने फिर ये बोला कि मोनार्कियल सिस्टम चाहिए। ये सब एक आम आदमी की ख्वाहिशात हैं। वहाँ पे जो आम सड़क पे चलता आदमी है उसकी ख्वाहिशात है, और वो चाहता है कि इसको ये पुराने दिन चले जाए, क्योंकि नए दिन उसको बड़े बदसूरत लगते हैं। बदसूरत से। तो अब आगे क्या देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्टर कितने एग्रेसिव होंगे, या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, या इसमें इंडिया हस्तक्षेप करेगा? आपको लगता है ऐसा? नहीं, इंडिया का हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए बात ये होती है, कोई भी देश दूसरे में हस्तक्षेप करता है ना, वो बात पता चल जाती है। और अगर आप इंडियन से पूछें कि क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो वो कौन सा मना करने वाले हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? तो हस्तक्षेप करने की जरूरत ही क्या है? अच्छी बात है, अगर नेपाल चाहता है वो हिंदू राष्ट्र बने तो नेपालियों की मर्जी है भाई, उनका देश है। संप्रभुता किसकी है? लोगों की होती है ना। वो कहते हैं कि मोनार्कियल सिस्टम हमें चाहिए, हमारे राजा को आप फिर से एग्जीक्यूटिव पावर दीजिए। लोगों की मर्जी है यार, इट इज द विल ऑफ द पीपल। इफ द पीपल विलिंगली से दैट वी वांट आवर किंग टू हैव अथॉरिटी, टू हैव पावर, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज दिस इज ऑल्सो डेमोक्रेसी। बिकॉज द किंग इज देयर बिकॉज ऑफ द विल ऑफ द पीपल। देश के हमें राजा चाहिए, क्योंकि हमें केपी शर्मा ओली और प्रचंडा जैसे लोग नहीं चाहिए। अच्छा, मैं अगर मेजर गौरव आर्या साहब से पूछूं कि आप नेपाल को पहले भी देखे, अब के करंट सिनारियो को भी देख रहे हैं, आपके नज़र में क्या सही है? पहले वाली स्थिति सही थी नेपाल की, या अब वाली? मैं एक बात बताऊं, पहले वाला बहुत स्टेबल नेपाल था यार। हाँ। मैं तो जाता रहा हूं, 2-3 बार गया हूं। नेपाल बड़ा स्टेबल था पहले, बहुत स्टेबल था। जब राजा थे ना वहां पे, तो वहां पे बड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। नेपाल में ये फालतू की हरकतें नहीं होती थी जो पिछले 8-10 साल से हो रही हैं, 15 साल से। ये सब ना, जब से ये इनका ये केपी शर्मा ओली और प्रचंडा, ये सब राजा के अंडर सब कुछ ठीक ठाक था, लोग खुश थे यार। नाउ पीपल आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। और यार वो कैसी डेमोक्रेसी आपकी, मैं डेमोक्रेसी को गलत नहीं कह रहा, भारत तो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को, लेकिन वो कैसी डेमोक्रेसी इसमें लोग खुश नहीं है। अब लोग कहेंगे साहब कि खुद के देश में तो आपकी डेमोक्रेसी है, और नेपाल के लिए मेजर साहब आप ये बोल रहे हैं कि वहां पर मोनार्की होनी चाहिए। ये भी लोग कह सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वट एवर इज टू हैपन हैज टू हैपन विद द विल ऑफ द पीपल। जो स्वेच्छा होती है ना, स्वेच्छा से काम बढ़िया होता है। अगर नेपाली लोग चाहते हैं कि राजा बने तो बने। अच्छा, मोनार्कियल रूल में चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट कम था? चाइना का ना के बराबर था। हाँ। देखिए, चाइना का इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज द आइडियोलॉजी ऑफ अ मोनार्कियल रूल इज एसेंशियली, इन केस ऑफ नेपाल, इज एसेंशियली हिंदू, कंप्लीट हिंदू वी कैन से। या वो हिंदू राष्ट्र था नेपाल, प्रॉपर हिंदू राष्ट्र था, जहां पे महाराजा को विष्णु का अवतार माना जाता था। और बहुत कट्टर हिंदू आज भी वहां पे है नेपाल में। हिंदू धर्म की आस्था, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आस्था, और बाकी सब चीजें नेपाल में बहुत ज्यादा हम लोग शायद भूल गए अपनी जड़ें। नेपाल में अभी भी आप इन द प्योर फॉर्म आपको कई जगह मिल जाएंगे जो वहां पे जो हिंदुइज्म प्रैक्टिस होती है जिस तरीके से नेपाल में, दोस पीपल आर वेरी पर्टिकुलर। मैंने जाके देखा, मैं तो पशुपतिनाथ भक्त हूँ बहुत पुराना, तो जाता हूँ। आप कहानी भी सुना रहे थे। हाँ, वो नहीं,
आई वॉज पासिंग थ्रू अ वेरी बैड फेस, एक बड़ा बैड फेस चल रहा था मेरा लाइफ में। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि यार किस्मत भी ख़राब चल रही है और समय भी ख़राब चल रहा है। तो मैं पशुपतिनाथ मंदिर गया, मेरे पास एक घड़ी थी और मेरे पास एक पेन थी, बड़ी सुंदर सी पेन ना। तो मैं घड़ी और पेन दोनों के दोनों, वो दान पत्र होता है ना, जो वो पेटी होती है, उसके अंदर मैं अपनी घड़ी और अपनी पेन डाल के ले आया और मैंने भोले बाबा से बोला कि समय भी बदल देना और किस्मत भी लिख देना, घड़ी भी दे रहा हूँ और पेन भी दे रहा हूँ। और बदलाव हुआ 100%। 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर बदलाव हुआ, मेरी ज़िंदगी बदली, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे नहीं पता कि क्या इसका कारण है। उसके कुछ समय के बाद मैं करता रहा, ऐसे चलता रहा मामला। मैं अंगूठियाँ पहनता था बहुत पहले, अगर आप मेरे वीडियोस देखें तो अंगूठी, वो मैंने अंगूठी फेंक दी, मुझे ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। मेरे डेस्क पे शिव परिवार की मूर्ति लगी, मुझसे ज़्यादा किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जाको राखे साई हम मार सके ना। बस यही अपना। तो अब अगर इंडिया के टर्म्स में बात करें तो आपको लगता है कि इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप थी वो थोड़ी डैमेज हुई इंडिया नेपाल के बीच? यार देखो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, इसमें थोड़ी सी इंडिया की भी गलती है। हाँ। हमारी गवर्नमेंट्स की इनिशियली गलती रही है। हम जब कहते हैं ना कि नेपाल हमारा भाई है, तो हमें यह भी कहना चाहिए कि नेपाल हमारा भाई है, लेकिन नेपाल हमारा छोटा भाई नहीं है। हम दोनों भाई बराबर हैं। ठीक है, नेपाल की जनसंख्या कम होगी, नेपाल का लैंड साइज कम है, नेपाल की इकोनॉमी कम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप नेपाल को सुनाएंगे कि तुम्हें यह करना चाहिए। नहीं, भाइयों में प्यार होता है और प्यार की नींव इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। और मैं तो नेपाली लोगों का बहुत दिल से सम्मान करता हूं और बहुत बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। कभी जाना नेपाल, आपको मजा आ जाएगा। आप देहरादून में चले जाइए, वहां पे हैं गोरखे बहुत हैं। आप दार्जिलिंग में चले जाइए, गढ़ हैं गोरखास के, बड़े प्यारे लोग हैं, स्वीटेस्ट ऑफ द पीपल। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत और नेपाल के लिए, मुझे फॉरेन पॉलिसी का इस मामले में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नेपाल के साथ ये नहीं होना चाहिए कि भारत और नेपाल भाई हैं लेकिन नेपाल छोटा भाई है। नहीं, भारत और नेपाल भाई हैं और दोनों बराबर के भाई हैं। बराबर के भाई। जब तक आप बराबरी का रिश्ता रखेंगे, जब तक आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता रखेंगे, तब तक। और यार, अगर भारत पैसे नेपाल को दे रहा है या नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है, मैं ये कहता हूं एज ए हिंदू, मैं ये बात कहता हूं कि अगर हम नेपाल में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, हम एहसान नहीं कर रहे नेपाल पे। ये कुछ इंडियंस को, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, नॉट इंडियन बट इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को, लेट मी क्वालिफाई, इनको बड़ी गलत फहमी है। ओह नो, वी आर हेल्पिंग। नो, यू आर नॉट हेल्पिंग। आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे, आप नेपाल पे कोई फेवर नहीं कर रहे, ठीक है। एज ए हिंदू मैं बोल रहा हूं, ठीक है। वो सीता मां का घर है, वहां पे पशुपतिनाथ है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। भावना, इसमें कोई हेल्प नहीं होती यार। अपने भाई को आप मेरे भाई है, मैं आपको पैसा दे दूं, आप मुझे पैसा दे, हेल्प हो जाती है वो? नेपाल का अधिकार है हमारे ऊपर। अगर नेपाल कहता है कि भारत को कि आपको यहां पे 5 अस्पताल बनाने हैं, अगर नेपाली गवर्नमेंट ये कहती है भारत को कि आपको नेपाल में 5 अस्पताल बनाने हैं, तो हमारे लिए इज्जत की बात है कि नेपाल ने हमसे बात बोली, एंड वी शुड डू इट, एंड वी शुड डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, रिव्यू दीजिए। हम आगे भी और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।